हाय स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर 2 है सॉल्यूशन और इसका आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी डिफरेंट टाइप के आपके कंसंट्रेशन टर्म्स क्या क्या होते हैं, उसका एक इंट्रोडक्शन लिया था चैप्टर का हमने। अब इसको स्टार्ट करने से पहले, कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टार्ट करने से पहले हमें दो कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आना चाहिए क्योंकि इनका आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा न्यूमेरिकल्स में। तो सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है? आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि मोल आपका एक यूनिट होता है। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं मोल इज़ ए यूनिट। अब ये यूनिट होता है तो ये कितने नंबर्स को कंटेन करता है? तो मोल इज ए यूनिट, इट कंटेन्स 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 इतने नंबर्स को कंटेंट करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 डजन, तो 1 डजन एक यूनिट है आपका और ये कितने नंबर्स को डिनोट करता है? 12 को। जैसे मैं बोलूँ आपके पास 1 सेंचुरी, तो सेंचुरी आपका एक यूनिट है, कितने नंबर्स को कंटेन करता है? ये 100। इसी तरीके से मोल आपका एक यूनिट है जो कि इतने नंबर्स को कंटेन करता है। अब ये नंबर बहुत ज़्यादा लार्ज है इनके कंपैरिजन में। अगर मैं राइट करूँ यहाँ पे 1 मोल, ये कितने नंबर्स को राइट करेगा? 6 0 2 3 और कितने जीरोज राइट कर दो? 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इतने नंबर्स को ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो इनके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो भी एटम होता है या मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है? नंबर्स में बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम इनका यूज़ करेंगे तो लार्ज नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हो, इतना नंबर राइट करना आपका टाइम भी लगता है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसलिए हम कौन सी क्वांटिटी का यूज़ करेंगे? मोल का। तो ये आपका मोल का बेसिक मीनिंग हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा मोल की क्वांटिटी होती है वो किसके इक्वल होती है? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो 1 मोल होता है उसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से। और इसके अंदर कितनी क्वांटिटी होती है? 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो 1 मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ पे इसका मतलब तो आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पे 1 मोल एटम, तो 1 मोल एटम का मतलब कितने एटम? तो 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। अगर मैं बोलूँ आपसे कि 1 मोल आपके आयंस है तो इतने आयंस है, 1 मोल आपका मॉलिक्यूल है तो इतने मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके से 1 मोल लगते ही आपका इतनी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक ज़रूरत और पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ स्टार बना के, कि यहाँ पे अगर मान लो आपके पास, जैसे मैंने सोडियम का एग्जांपल लिया, ये हमारे पास सोडियम है। अगर मैं इसकी मास की बात करूँ तो इसका मास क्या होता है? 23 AMU, या AMU को हम कैपिटल U भी राइट कर सकते हैं। इसको कैसे रीड करते हैं? 23 एटॉमिक मास यूनिट किसका होता है? सोडियम का। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट और U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, या फिर हम बोल सकते हैं 23 यूनिफाइड मास होता है। किसका होता है? सोडियम का। बट हम जब मोल कंसेप्ट यूज़ करेंगे या मोल कंसेप्ट के अंदर जब हम देखेंगे तो वहाँ पे आता है आपके पास मोलर मास। क्या आता है? मोलर मास। तो अभी जैसे सोडियम का देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ सोडियम। तो सोडियम का मोलर मास क्या हो जाएगा? तो जो यहाँ पे यूनिट लग रही है इसको हम रिमूव कर देंगे, एज इट इज़ नंबर को राइट कर देंगे और वही क्या हो जाएगा? आपका मोलर मास हो जाएगा। तो सोडियम का अगर आपको मोलर मास निकालना है तो लास्ट में AMU या U को आपको रिमूव करना है, एज इट इज़ नंबर राइट करना है, वही क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ आपके पास आपको हाइड्रोजन का निकालना है मोलर मास, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से
अगर आपको मोलर मास निकालना है तो एज इट इज़ आपको नंबर राइट करना है। तो ये डिफरेंस होता है AMU U और मोलर मास के अंदर। और मोलर मास को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M नोट से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल M नोट से, ठीक है। तो ये हमारा मोलर मास के ऊपर बात हो गई और मोल के ऊपर बात हो गई। इसके साथ ही हमारे पास क्या होता है, मोल से रिलेटेड 3 इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं। ये अगर फॉर्मूला आपको लर्न है तो आप आसानी से मोल्स का रिलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो या कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट फॉर्मूला होता है मोल का, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास। एक फॉर्मूला तो ये हो गया आपका। सेकंड फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया मोल का आपका, जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए थे। और थर्ड फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। वॉल्यूम किस में होगा? इन लीटर। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं इन लीटर एट STP। तो ये 3 फॉर्मूलेज हैं आपके। तो यहाँ से देखो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड और इसको इक्वेशन थर्ड अगर मैं बोल दूँ तो यहाँ से इन तीनों के अंदर लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट इक्वल है तो राइट हैंड साइड का पार्ट भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से W अपॉन M नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा? N नोट अपॉन NA इक्वल टू V अपॉन 22.4। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है मोल कंसेप्ट का। क्या काम में आएगा? मान लो कभी आपको वेट गिवन है, मोलर मास पूछ लिया आपसे, नंबर ऑफ पार्टिकल पता है, एवोगैड्रो नंबर पता है, तो यहाँ से इन दोनों से निकाल लिया। या गैस से रिलेटेड है तो इन दोनों से निकाल लिया या इन दोनों से निकाल लिया। तो किसी भी तरीके से हमारे पास कितनी क्वांटिटीज़ है यहाँ पे? 1 2 3 और 4। ये दो तो अपने को पता है। तो 1 2 3 4 क्वांटिटी पता है। तो कोई भी आपको 2 पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो इसके अंदर। जैसे ये दोनों पता है तो ये निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। जैसे ये दोनों पता है तो ये निकाल सकते हो, क्योंकि ये तो अपने को ऑलरेडी पता है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? इन तीनों से आया है। या अलग अलग भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू क्या है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे हियर N क्या होता है? N होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। इसके अलावा W क्या है? W है आपका गिवन मास, जो भी मास आपको गिवन होगा वो होता है। M नोट क्या है? M नोट है आपके पास मोलर मास। जैसे अभी देखा था हमने सोडियम का मोलर मास। ऐसे किसी कंपाउंड का भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर एटम का भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास N नोट क्या है? N नोट है हमारे पास नंबर ऑफ एंटिटीज़। एंटिटीज़ में क्या क्या आ सकते हैं? आपके पार्टिकल्स आ सकते हैं, आपके आयन आ सकते हैं, आपके एटम्स आ सकते हैं। तो एक्सेप्ट्रा जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपसे पूछे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो, नंबर ऑफ आयन्स बताओ, नंबर ऑफ एटम्स बताओ, तो ये सब आपका एंटिटीज़ के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद Na क्या है आपका? Na है आपका एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। इसके अलावा हमारे पास V क्या है? वॉल्यूम है, और ये हमेशा किस में लेना है आपको? इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर 8 STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है। और कुछ बचा आपके पास? और कुछ नहीं बचा है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें पता है। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं आपके मोल कॉन्सेप्ट में, जिसको 3 फॉर्मूले और उनका रिलेशन और कौन सी क्वांटिटी क्या है और मोल का मतलब क्या है, तो आपको आसानी से मोल कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो राइट कर लो इसको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका डेंसिटी। डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। रो से, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, या डेंसिटी क्या होती है? मास पर वॉल्यूम होती है, यानी कि मास
अपॉन वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगी आपकी डेंसिटी। तो ये डेंसिटी के लिए फॉर्मूला हो गया हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं मास को हम किस किस में ले सकते हैं। तो मास को हम ग्राम में ले सकते हैं, मास को हम केजी में ले सकते हैं। ठीक है, ये मास की आपके पास दो फेमस यूनिट है। वॉल्यूम को किस किस में ले सकते हैं हम, तो वॉल्यूम को आप मीटर क्यूब में ले सकते हो, वॉल्यूम को आप सेंटीमीटर क्यूब में ले सकते हो, वॉल्यूम को आप लीटर में ले सकते हो, वॉल्यूम को आप ml में ले सकते हो। तो वॉल्यूम के लिए इतने यूनिट्स आपका है और इनका कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कन्वर्जन की, तो सबको पता है 1 kg मास से बता देता हूँ, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। और अगर ग्राम की बात करें तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 1/1000। तो इसी से निकाल लेंगे। तो आपका एक फॉर्मूला तो ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास लीटर का मीटर क्यूब में चेंज करते हैं। 1 मीटर क्यूब के अंदर 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है कि 1 मीटर आपका लेंथ में, 1 मीटर आपका ब्रीथ में और 1 मीटर आपका हाइट में अगर कोई भी स्पेस है तो उसके अंदर कितना लीटर कोई भी लिक्विड रख सकते हैं हम, 1000 लीटर। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो अगर अब मैं आपसे बात करूं कि 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे, तो 1 लीटर के लिए निकालना है तो 1/1000 हो जाएगा आपका। इसी तरीके से ये मीटर का मैंने लीटर में बता दिया। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर के अंदर, जैसे मीटर का सेंटीमीटर के अंदर, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब यहाँ से आप सब कुछ निकाल सकते हो। जैसे कि 1 मीटर स्क्वायर निकालना चाहते हो, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे भी कर दो, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। या अगर हम बात करें 1 मीटर क्यूब की, तो इसका क्यूब कर दिया तो 1 का क्यूब 1, मीटर का क्यूब मीटर क्यूब, तो यहाँ पे इसका क्यूब कर दो तो 1 का क्यूब 1, 2 0 का हो जाएगा 60, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आपके पास ये फॉर्मूला अगर याद है तो केजी का ग्राम में, ग्राम का केजी में। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो मीटर क्यूब का लीटर में और लीटर का मीटर क्यूब में। और अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप इतने सारी चीज़ें को देख सकते हो। तो इस तरीके से हमारी ये डेंसिटी कंप्लीट होती है। डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये कहाँ काम में आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने देखा था कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारे 2 टाइप के थे। एक तो था हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट, और एक था हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो जब भी आपको 1 टाइप से दूसरे टाइप में जाना है तो हमेशा आपको रिक्वायरमेंट होगी डेंसिटी। बिना डेंसिटी के आप यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, जैसे कि टेम्परेचर डिपेंडेंट हमने ले लिया मोलरिटी। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम आता है, वो भी आगे देखेंगे हम, या फिर आपने 11th क्लास में देखा होगा। मान लो किसी सॉल्यूशन की अगर आपको मोलरिटी पता है और आपको बोले कि फाइंड करो इसकी मोलरिटी, और मोलरिटी क्या होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, वो भी देखेंगे हम क्यों होती है। तो जैसे मोलरिटी से मोलरिटी में आपको कन्वर्जन करना है तो आपको रिक्वायरमेंट होगी डेंसिटी की। बिना डेंसिटी के आप यहाँ टाइप 1 से टाइप 2 में जा ही नहीं सकते। हाँ, टाइप 1 का टाइप 1 में अगर आपको कन्वर्जन करना है, जैसे मोलरिटी से आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है, मोलरिटी से आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, तो इस तरीके के कन्वर्जन में आपको डेंसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आपको जब बिल्कुल ही चेंज कर रहे हो, टाइप 1 से टाइप 2 में जाना चाहते हो आप, तो उसके लिए डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। और डेंसिटी हमें ये बताती है कि मास का वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है। आपने देखा होगा कि टेम्परेचर डिपेंडेंट में क्या आता है, वॉल्यूम, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में क्या आता है, मास। तो मास और वॉल्यूम में रिलेशन आपको कौन देगा, डेंसिटी देगा। ठीक है, अगर मान लो आपको डेंसिटी पता है और अगर मान लो आपको वॉल्यूम पता है तो आसानी से आप मास निकाल सकते हो। मास निकालते आप कहाँ पहुँच जाओगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट।
अगर सपोज करो आपको डेंसिटी पता है और मास पता है तो आसानी से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, तो मतलब यहाँ से यहाँ पे आ गए। तो जब भी आपका कोई न्यूमेरिकल फंस जाए इस तरीके से कि जैसे कि आपके पास आ जाए जैसे 500 ग्राम है, अब मान लो ये 500 ग्राम नहीं रखना है आपको, वहाँ पे क्या रखना है, ml में रखना है वैल्यू। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आपको डेंसिटी की। तो मान लो कि मैंने डेंसिटी दे दी यहाँ पे 1.2, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी मैंने 1.2 दे दी, तो अब आसानी से ग्राम को ml में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, फॉर्मूले में अप्लाई करो। डेंसिटी की जगह 1.2, मास दे रखा है तो मास की जगह क्या रखोगे 500, और आपके पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हो, बट आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए। तो डेंसिटी डोंट वरी, आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा टाइप 1 से टाइप 2 का, तो आपको वहाँ पे डेंसिटी गिवन होगी। तो उस डेंसिटी का यूज़ करके आपको आसानी से मास को वॉल्यूम में या वॉल्यूम को मास में आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको डेंसिटी समझ में आ गया और इसका क्या यूज़ है ये भी समझ में आ गया होगा। राइट कर लो इसको। स्टार्ट करते हैं अब हमारे कॉन्सेंट्रेटेड टर्म्स को। तो सबसे फर्स्ट है आपका W/W परसेंटेज। W/W परसेंटेज। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें आपको एक और क्लियर कर देता हूँ। W/W यहाँ पे हमेशा आपको ऊपर वाला जो पार्ट है वो सॉल्यूट के लिए रखना है, अगर सॉल्यूट के लिए पूछा है तो, और नीचे वाला पार्ट हमेशा आपको किसके लिए रखना है, सॉल्यूशन के लिए। मतलब नीचे जो भी दे रखा है वो हमेशा किससे रिलेट करेगा, सॉल्यूशन से, और ऊपर वाला सॉल्यूट के लिए, अगर सॉल्यूट के लिए पूछा है तो, और सॉल्वेंट के लिए पूछा है तो सॉल्वेंट के लिए। बट नीचे वाला हमेशा क्या होगा, सॉल्यूशन के लिए होगा। एक एक्सेप्शन है आपका केवल यहाँ पे। एक्सेप्शन क्या है, ओनली मोलेलिटी के केस में, मोलेलिटी के केस के अंदर आपका डिनोमिनेटर के अंदर, मतलब यहाँ पे आपका क्या आएगा, सॉल्वेंट आएगा क्या, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बाकी सभी केसेस में नीचे क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। केवल मोलेलिटी के केस में क्या आएगा, सॉल्यूशन नहीं आएगा, और क्या आएगा, सॉल्वेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब आसानी से हम यहीं से फॉर्मूले बना लेंगे पूरे। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो W/W, W भी मास है, ये भी मास है, तो ओवरऑल इसके अंदर वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है। मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं यहाँ से मास परसेंट या मास W/W परसेंटेज, ठीक है। तो मास निकाल रहे हैं ओवरऑल, तो मास W/W परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसमें एक तो ऊपर W है, एक नीचे W है। तो ऊपर जो W है किसको रिलेट करेगा, सॉल्यूट को। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, नीचे वाला भी W है और इसका यूनिट क्या होगा, मास, और नीचे वाले के लिए क्या आएगा, सॉल्यूशन। और सबको पता है परसेंट का मतलब क्या होता है, 100। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास मास W/W परसेंट का, ठीक है। अब यहाँ पे मास की दो यूनिट हो सकती है, या तो ग्राम हो सकती है या केजी हो सकती है। या तो आप सबको ग्राम में रखो या फिर सबको केजी में रखो, कुछ भी गिवन हो आप उसको एक्सचेंज करके या तो ग्राम में रखोगे या केजी में रखोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अगर आप यहीं पे आपको ये हमने किसके लिए निकाला है, सॉल्यूट के लिए निकाला है, मास वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट। इसी तरीके से हम सॉल्वेंट के लिए निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये फॉर्मूला हो गया। आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हो यहाँ से, मास ऑफ सॉल्यूट पर 100, मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 मास ऑफ सॉल्यूशन। एक डेफिनेशन तो ये हो गई। दूसरी क्या होगी, द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन पर 100। क्लियर है सबको। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला से डेफिनेशन भी बना सकते हैं इसकी, ठीक है। तो आप आसानी से इसको बना सकते हो।
सेकेंड हम बात करते हैं, सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारे पास। सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारे पास क्या है, तो देखो W/V परसेंटेज। W/V का मतलब क्या है, एक तो आपका मास है, एक आपका वॉल्यूम है। देखो ये वाला कौन सी क्वांटिटी है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये वाला वॉल्यूम आ गया तो कैसा हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, या इसको कैसे रीड करेंगे, तो यहाँ पे इसके लिए हो जाएगा मास और क्या है यहाँ पे वॉल्यूम, मास वॉल्यूम W/V परसेंट। और किसके लिए देखेंगे हम, ये सॉल्यूट के लिए देखेंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला W किसको डिनोट करेगा, सॉल्यूट को। तो ऊपर W है तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, नीचे क्या है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का। तो नीचे हमेशा क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंट है तो मल्टीप्लाई में 100। तो ये मास वॉल्यूम W/V परसेंट का फॉर्मूला हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो ये दो फॉर्मूले आपको क्लियर है। थर्ड फॉर्मूला देखो, थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारे पास क्या है, देखो W/W हो गया, W/V हो गया, अब V/V कर लेते हैं। तो V/V परसेंटेज, ये थर्ड क्वांटिटी हो गई हमारे पास। तो थर्ड क्वांटिटी के अंदर सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे, क्या देख रहे हैं हम, वॉल्यूम, वॉल्यूम V/V परसेंट। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला भी वॉल्यूम है, अब ये चीज़ हम सॉल्यूट के लिए देख रहे हैं, तो ऊपर जो वॉल्यूम आएगा किसका आएगा, सॉल्यूट का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है आपको कि यूनिट सेम रखनी है, ग्राम ग्राम या केजी केजी। यहाँ पे यूनिट सेम कैसे रखोगे, अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आपको किसकी, डेंसिटी की, क्योंकि मास और वॉल्यूम या तो आपको सबको ग्राम में रखना है या सबको आपको ml में रखना है। तो इस चीज़ के लिए आपको डेंसिटी की पता होगा, ये फॉर्मूले के लिए नहीं भी अगर होगा तो आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो सब वॉल्यूम में तो यूनिट सेम रखनी है, या तो सबको आप मीटर क्यूब में रख लो, या सबको सेंटीमीटर क्यूब में रख लो, या सबको लीटर में रख लो, या फिर सबको आप किस में रख लो, जो भी यूनिट्स है आपका वॉल्यूम की उसके अंदर रख लो। तो ये 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपके कंप्लीट है। अब मैं इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, राइट कर लो इसको। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके लिए, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड टू 500 ml ऑफ वाटर। यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है उसके अंदर एक तो ऑक्जेलिक एसिड है और 500 ml वाटर, यानी कि हमारा सॉल्यूट तो क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो इससे हमारा सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अब आपसे पूछ रहा है कि मास परसेंटेज निकालो, और मास परसेंटेज क्या होता है, मतलब सभी कुछ मास है, यानी कि आपसे पूछ रहा है W/W परसेंट, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट तो हमें क्या क्या दे रखा है वो राइट कर लेते हैं। ऑक्जेलिक एसिड कितना दे रखा है हमारे पास, ऑक्जेलिक एसिड दे रखा है 11 ग्राम, और हमारे पास वाटर कितना दे रखा है, वाटर दे रखा है हमारे पास 500 ml। इसके अलावा डेंसिटी दे रखी है हमारे पास 1.1 ग्राम ml इनवर्स। हमें क्या निकालना है, W/W परसेंटेज निकालना है। क्लियर है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या निकालना है। अब स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, W/W परसेंट का आपको पता है। ऑक्जेलिक एसिड की पूछ रहा है यहाँ पे, अगर वाटर की पूछता तो मास ऑफ वाटर, और ऑक्जेलिक एसिड की पूछ रहा है तो मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड।
ऑक्जेलिक एसिड का मास क्या होगा, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, तो डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा W/W% का। अब जो वैल्यूज़ दे रखी है उसको रख दो। सबसे फर्स्ट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आपको दे रखा है ग्राम के अंदर, तो अब अगर ये ग्राम में रख लिया तो इसको भी ग्राम में रखना है। फिर नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन, तो देखो सॉल्यूशन किस किस से मिलके बना है आपका, सॉल्यूशन बना है आपका वाटर प्लस ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड तो हमें पता है 11 ग्राम, मतलब हमें सॉल्यूशन का मास चाहिए। तो सॉल्यूशन का मास कैसे आएगा, ऑक्जेलिक एसिड का जितना मास है और वाटर का जितना मास है दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। तो ऑक्जेलिक एसिड का मास तो हमें दे रखा है, बट वाटर का मास हमें नहीं दे रखा है, वाटर का वॉल्यूम दे रखा है। तो जब भी आपको वॉल्यूम से मास की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, डेंसिटी की, और डेंसिटी हमें दे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, डेंसिटी के फॉर्मूला के अंदर रखेंगे। तो हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और डेंसिटी हमें दे रखी है 1.1। मास निकालना है हमें, वॉल्यूम दे रखा है 500। तो यहाँ से मास हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 मल्टीप्लाई 1.1, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 550 ग्राम। तो ये हमारे पास वाटर का वॉल्यूम था 500 ml, इसको मास में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया 550 ग्राम। अब बताओ यहाँ से सॉल्यूशन का मास कितना आ गया, दोनों को ऐड कर दो, 550 प्लस 11 ग्राम कितना हो गया 560 ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, थोड़ा सा माइंड यूज़ किया और सॉल्यूशन का क्या निकाला, मास निकाला। तो यहाँ से कितना आया 561 ग्राम, ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मल्टीप्लाई 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका किसका मास पूछा था आपसे, ऑक्जेलिक एसिड का। तो यहाँ से हमारे पास देयरफॉर क्या पूछा था आपसे, मास परसेंट, मास परसेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑक्जेलिक एसिड का जो मास होगा वो आपका कितना आएगा 1.96 और %। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कैसे निकाला है एक बार वापस से देख लो। ऑक्जेलिक एसिड का वेट दे रखा था, हमने पुट कर दिया। सॉल्यूशन का मास हमें नहीं दे रखा था तो हमने क्या किया, ऑक्जेलिक एसिड का मास दे रखा था, वाटर का मास निकाल लिया वॉल्यूम से, दोनों को ऐड किया तो सॉल्यूशन का मास हमारे पास आ गया, वो पुट कर दिया हमने और इसको सोल्व किया तो आपका आ गया 1.96%, ठीक है। तो ये आपका साइड वर्क हो गया। आप चाहो तो इसमें भी मेंशन कर सकते हो, बट हमने इसका यूज़ किया है तो आप रफ वर्क बोल सकते हो इसको। ये भी आपको मेंशन करना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो, आप चाहो तो साइड में मेंशन कर सकते हो। क्लियर है सबको, राइट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl। NaCl का मास आपको कैलकुलेट करना है टू मेक 500 ml एक्वस सॉल्यूशन। मतलब आपको सॉल्यूशन दे रखा है कितना ml, 500 ml। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको पता है, NaCl का मास आपको कैलकुलेट करना है और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। सबसे फर्स्ट आपको क्या क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है 500 ml। इसके अलावा आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कितना गिवन है 2। हमें निकालना है मास ऑफ NaCl, यानी कि NaCl आपका क्या है यहाँ पे सॉल्यूट है और वाटर क्या है आपका सॉल्वेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो W/V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W/V% इक्वल टू, ऊपर W है और सॉल्वेंट सॉल्यूट है आपका NaCl,
तो मास ऑफ NaCl डिवाइड नीचे क्या आएगा वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे हमेशा सॉल्यूशन आता है, मल्टीप्लाई 100। तो जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दो। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कितना है 2। मास ऑफ NaCl आपको निकालना है, डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है आपको 500 ml, मल्टीप्लाई 100। अब देखो यहाँ पे ये ml में है और ये जो आएगा वेट आपका ग्राम में आएगा। अगर यहाँ पे लीटर में होता तो यहाँ पे वेट किस में निकल के आता, केजी के अंदर निकल के आता। तो ऐसे यूनिट्स आपका सेम रखना है। अब ऐसे नहीं कि इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर दो, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर दो, या ml में तो इसको भी ml में कर लें, नहीं। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है नीचे वॉल्यूम ऊपर मास, तो उसके अकॉर्डिंग रखना है, बस यूनिट आसपास रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से 1 है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ NaCl मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 500। तो मास ऑफ NaCl इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 500 डिवाइड के अंदर 100। तो 00 से 00 कैंसिल। तो मास ऑफ NaCl 5 इंटू 2 कितना होता है 10। अब ये ml में था तो ये किस में आएगा ग्राम में, तो यहाँ पे ग्राम। और यही आपसे पूछा था कि NaCl का मास क्या ले, इतना सॉल्यूशन बनाना है और इतना आपको कंसंट्रेशन रखना है W/V। क्लियर है सबको, राइट कर लो इसको। नेक्स्ट है अब आपके पास 4th नंबर पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, और सबको पता है 1 मिलियन में कितने लेख होते हैं 10 लेख, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला बना रहे हैं ppm। अब ppm में भी आपके 3 टाइप के फॉर्मूले होते हैं। अब 3 टाइप के क्यों होते हैं देखो, अगर मैं ppm को लूँ W/W, अगर मैं ppm को लूँ W/वॉल्यूम और V/V, तो ये 3 तरह के फॉर्मूले हो गए आपके ppm के अंदर। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूँ, ये आपके RBSc के अंदर दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, ये नहीं दे रखा है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट ऊपर वाला W किसको डिनोट करेगा, मास ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड बाय नीचे वाला W किसको डिनोट करेगा, मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और ppm, m मतलब मिलियन, इसमें आपको मिलियन से मल्टीप्लाई करना, और 1 मिलियन में क्या होता है 10⁶ 0 होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया ppm किसके अंदर, W/W में। अगर मैं यही फॉर्मूला इसके लिए बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ W का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁶। ये तो हो गया ppm W/W से, ये हो गया आपका ppm W/V से, और एक और होता है आपका ppm V/V। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे V/V से, सबसे ऊपर वाला V, सॉरी वॉल्यूम आएगा ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁶। तो जैसे हमने ये मिलियन के लिए निकाला है, ऐसे ही आपका यूनिट एक और हो सकती है, वो आप आगे पढ़ोगे, लेकिन समझा देता हूँ मैं। PPB, B फॉर बिलियन, तो यहाँ पे 10⁹ हो जाएगा। बिलियन में कितने जीरो होते हैं 9, 10⁹ 10⁹ तो PPB भी आपका 3 तरह का हो जाएगा। इसी तरीके से आप PPT भी निकाल सकते हो। T मतलब होता है 1000, तो यहाँ पे 10⁻³ हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये भी तीनों के लिए हो जाएगा। इसी तरीके से आप PPH भी निकाल सकते हो। PPH का मतलब 100 पार्ट्स पर 100,
तो यहाँ पे 10 टू द पावर 2 2 2। तो इस तरीके से आपके पास खूब सारे कंसंट्रेट टर्म्स हो गए, लेकिन हमारा जो है इम्पोर्टेंट वो आपका W/W है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं आसानी से, मास ऑफ सोल्यूट पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका पार्ट्स पर मिलियन आपका फिनिश होता है। अब मैं इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको करवा देता हूँ और फिर आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके पीपीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इन पीपीएम, यानी कि क्लोरीन की कंसंट्रेशन पता करनी है अपने को, किसके अंदर, पीपीएम के अंदर। अब पीपीएम के अंदर आपको पता है 3 टर्म्स होते हैं, W/W, W/V और V/V। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या दे रखा है, kg मतलब 1 W आ गया, दूसरा ग्राम मतलब ये भी W आ गया, तो मतलब W/W आपको पीपीएम निकालना है। और ये मैंने आपको बताया था अभी। सबसे फर्स्ट क्या गिवन है आपको गिवन है 1 kg ऑफ पब्लिक सप्लाई वाटर, यानी कि मास ऑफ वाटर पता है आपको, मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है 1 kg। फिर क्या दे रखा है, कंटेन अबाउट इतने ग्राम ऑफ क्लोरीन, यानी कि मास ऑफ क्लोरीन दे रखा है, मास ऑफ क्लोरीन कितना दे रखा है 3 × 10⁻³ ग्राम। अब देखो, या तो दोनों को आप केजी में कन्वर्ट कर लो या दोनों को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो मैं ग्राम में कर लेता हूँ, ये ग्राम में है तो इसमें भी ग्राम कर देता हूँ, 10⁻³ ग्राम। क्लियर है, 1 kg के अंदर 1000 ग्राम और 1000 को ऐसे लिख सकते हैं 10⁻³। तो ये हमारे पास 2 मास दे रखे हैं और हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इन पीपीएम, यानी कि पीपीएम पूछा है आपसे, पीपीएम ऑफ क्लोरीन यानी कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इन पीपीएम। और पीपीएम कैसा है आपका W/W, जिससे आपका फॉर्मूला बनाने में आसानी रहेगी। क्या होता है, कभी भूलोगे नहीं आप फॉर्मूले को, बस ये W से V से आप डिनोट करना सीख जाओ किसी भी चीज़ को। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास पीपीएम का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास W और W, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट क्या है यहाँ पे हमारे पास, क्लोरीन है, तो मास ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाय सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन तो आपका वाटर प्लस क्लोरीन का होगा, तो यहाँ पे वाटर नहीं रखना है, वाटर रखते सॉल्वेंट हो जाएगा ये। ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻⁶ रख दो वैल्यूज़ को। तो मास ऑफ क्लोरीन कितना है 3 × 10⁻³ और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है, यहाँ पे ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे 10⁻³ ग्राम, तो यानी कि 1000 ग्राम तो हो गया आपका वाटर और इतने ग्राम हो गए आपके ये वाला। तो इन दोनों को ऐड करोगे आप, तब जाके आपका क्या निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो बेटा, सॉल्यूशन यहाँ पे देखो हमारे पास क्लोरीन है और वाटर है, इन दोनों को मिक्स किया तो आपका सॉल्यूशन बना है। ठीक है, और ये सॉल्यूशन हमें दे रखा है और कितना है 101 kg, यानी कि हमारे पास मास ऑफ वाटर, यानी कि ये सॉल्यूशन ही दे रखा है हमारे पास। इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर भी है और क्लोरीन भी है, तो ये सॉल्यूशन ही हो गया पब्लिक वाटर सप्लाई। ये पब्लिक वाटर सप्लाई जो बाहर पब्लिक को मिलता है, ये एक सॉल्यूशन फॉर्म में मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर 2 चीज़ें मिली हुई है, एक प्योर वाटर है और एक आपका क्लोरीन है। तो ये सॉल्यूशन हो गया, यानी कि हमें सॉल्यूशन का वेट दे रखा है। तो यहाँ से आसानी से मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 10⁻³ हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 10⁻⁶ की। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखो आपका, इसको सोल्व करेंगे तो 3 × 10⁻³ पहले से है यहाँ पे, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻3, तो -3 कितना हो गया -6, और ये 10⁻⁶ कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ रहा है निकल के
ppm इक्वल टू 3। तो क्लोरीन का ppm कितना होगा, 3 हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से हमारे पास गिवन क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।